हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि अरस्तू के ऊपर किन किन व्यक्तियों का, किन किन चीज़ों का अरस्तू के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात अरस्तू ने अपने विचार प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने कहाँ से अपनी आधारशिला रखी, कहाँ से अपनी विचारों की आधारशिला रखी, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि अरस्तू पर प्रभाव, अर्थात अरस्तू पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अरस्तू ने अपने विचार कहाँ से ग्रहण किया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अरस्तू के ऊपर प्लेटो का प्रभाव पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, प्लेटो का प्रभाव पड़ता है और प्लेटो की जो द लॉज बुक थी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए द लॉज बुक है वो अरस्तू के लिए क्या है, ऋणी है। ठीक है, अरस्तू द लॉज बुक का क्या है, ऋणी है दोस्तों। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था ऋणी क्यों है। अब केवल इतना ही देखते हैं कि प्लेटो का अरस्तू पर प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ध्यान दो, जब वो 18 वर्ष की आयु में जब प्लेटो की अकादमी में पढ़ने के लिए गया था तो अरस्तू ने देखा कि ये बालक बहुत अच्छा बालक है अच्छा बालक है। तो तभी से वह उसका प्रिय शिष्य बन गया था और प्लेटो उसको अच्छा शिष्य मानता था और उसको मॉनिटर बना रखा था क्लास का अपनी अकादमी के अंदर। तभी तो प्लेटो स्वयं अरस्तू को क्या कहता था कि अकादमी का मस्तिष्क। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क कौन था, प्लेटो है या अरस्तू। तो दोस्तों जब प्लेटो मत करके आना, आप सोचो भाई अकादमी तो प्लेटो ने खोल रखी तो प्लेटो ही मस्तिष्क होगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि प्लेटो ने अकादमी का मस्तिष्क अरस्तू को बना रखा था, यानी मॉनिटर बना रखा था, ये याद रख लेना। तो स्वयं प्लेटो अरस्तू को अकादमी का मस्तिष्क बना रखा था। तो जब मस्तिष्क बना दिया, मॉनिटर बना दिया, एक लीडरशिप करेगा विद्यालय की, स्कूल की, तो उस पर स्वाभाविक है कि अपने गुरु का प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। डनिंग, फोस्टर, रास, मैक्सी ये आदि यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लेटो का अरस्तू के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव, जिसमें अगर अरस्तू के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है सबसे ज़्यादा तो अरस्तू का प्रभाव पड़ा है, ये सब ये लोग कहना चाहते हैं, डनिंग, फोस्टर, रोस और मैक्सी। ठीक है, अब देखते हैं कि अरस्तू के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है प्लेटो के। तो वो देखते हैं दोस्तों कि राज्य का सद्गुण व्यक्ति के सद्गुण से भिन्न नहीं है। अर्थात राज्य का सद्गुण और व्यक्ति का सद्गुण, राज्य का नैतिक और व्यक्ति का नैतिक, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, ये कोई भिन्न नहीं है। इस प्रकार की बात ही क्या है, अरस्तू कहता है और इस तरह की बात ही प्लेटो कहता है। तो दो प्लेटो की बातों का प्रभाव अरस्तू के ऊपर पड़ता है। राज्य एक स्वाभाविक नैतिक आध्यात्मिक सत्ता है, प्लेटो मान रहा है, क्योंकि प्लेटो आदर्शवादी है, जो व्यक्ति को नैतिक रूप से बलवान बनाती है। ये प्लेटो का विचार है, ऐसे विचार ही अरस्तू देता है। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। प्लेटो ने भी ये माना था कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, तो अरस्तू ने भी यही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में वह समाज में रहता है। यदि वह समाज में या राज्य में नहीं रहता है, या तो वो पशु है या फिर देवता है। ये अरस्तू ने कहा था। राजनीतिक समस्या एक नैतिक समस्या है। राजनीति, अगर प्लेटो ये कहता है कि राजनीति में कोई समस्या है तो वो एक नैतिक समस्या है। यदि राजनीति में किसी प्रकार की समस्या हुई है तो वो जनता का भला करने के लिए, जनता का नैतिक भला करने के लिए हुई है। तो राजनीतिक समस्या एक नैतिक समस्या है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक विकास करना है, व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। तो वो मतलब राजनीतिक समस्या को एक व्यक्ति की नैतिक समस्या से जोड़ रहा है प्लेटो। वही बात अरस्तू करता है। एक मिश्रित संविधान वाला राज्य व्यावहारिक है। आपको पता है कि द लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने मिश्रित संविधान की बात की थी, जिसमें राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक 3 संविधानों के मिक्स की बात की थी। और उसी विचारधारा से प्लेटो क्या होता है, प्रभावित होता है। अनिवार्य शिक्षा, प्लेटो ने भी शिक्षा का सिद्धांत दिया और वहीं अरस्तू भी अपने शिक्षा का सिद्धांत देता है। दोनों ही अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। और विचार देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों बात करते हैं कि प्लेटो की तरह अरस्तू भी प्रजातंत्र का विरोध करता था। प्लेटो ने प्रजातंत्र का विरोध किया। यह आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने प्रजातंत्र का विरोध क्यों किया, क्योंकि एथेंस की सरकार ने
प्लेटो के गुरु सुकरात को प्राण दंड मृत्यु दंड सुनाया था और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वह प्रजातंत्र का विरोध करता है प्लेटो हमेशा। लेकिन जब उसने द लॉज बुक लिखी तब उसने प्रजातंत्र का क्या कर दिया, समर्थन कर देता है दोस्तों। लेकिन जब वह प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु, उस समय अरस्तु भी उसके विचारों से प्रभावित हुआ और यही कहा कि प्रजातंत्र क्या है, गलत है। बाद में प्रजातंत्र का उसने समर्थन किया प्लेटो की तरह ही, लेकिन सबसे पहले उसने भी वैसे उसके विचार हो गए थे दोनों के सेम। ठीक है दोस्तों, प्लेटो के समय अरस्तु व्यक्ति धर्म को सर्वोच्च मानता था। सबसे पहले अपने आदर्श विचार दिया प्लेटो ने, और आदर्शवादी जो राज्य का जो सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, उसके अंदर प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति का वृहत रूप क्या है, राज्य है। तो वह व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या है, सर्वोच्च मान रहा है। तो उस विचारधारा से भी अरस्तु काफ़ी प्रभावित हुआ था अपने शुरू के जीवन के अंदर, जब वो शिष्य बना था प्लेटो का। जब छोटे आकार का नगर राज्य जीवन के लिए अच्छा होता है, हालांकि प्लेटो मानता है कि 5040 की जो जनसंख्या है, ठीक है, वह राज्य क्या है कि सर्वश्रेष्ठ होता है, वह स्तर होता है, वह राज्य वहाँ विकास होता है। और राज्य के अंदर जो छोटे छोटे नगर भी होने चाहिए, कई भागों में बटा होना चाहिए, छोटे छोटे नगर होना चाहिए। तो वह नगर राज्यों के बारे में कह रहा है कि छोटे छोटे नगर राज्य होना चाहिए, छोटे राज्य होना चाहिए। तो इस तरह की बात, ऐसी बातों से अरस्तु प्रभावित होता है। कानून की संप्रभुता से प्रभावित हुआ, हालांकि कानून की संप्रभुता या कानून की सर्वोच्चता का विकास प्लेटो का विचार प्लेटो पहले नहीं देता है, रिपब्लिक में नहीं देता है, तो वह स्टेटमेंट्स में देता है और बाद में द लॉज बुक में देता है, कानून की सर्वोच्चता के बारे में बताता है। तो वही बात सॉवरेंटी ऑफ लॉ, कानून की संप्रभुता की बात करता है, और यही इसका प्रभाव भी अरस्तु के ऊपर पड़ता है। तो विधि के शासन की, कानून के शासन की, कानून की संप्रभुता की बात प्लेटो भी की और अरस्तु ने भी की। और दोस्तों कि जहाँ प्लेटो का उप आदर्श राज्य था, वही उप आदर्श राज्य अरस्तु का क्या हो गया, आदर्श राज्य में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अरस्तु के जीवन पर यूनानियों का प्रभाव कैसे पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनानी जाति को अरस्तु सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था, इसलिए उनका विचार उसके ऊपर पड़ना बहुत स्वाभाविक था दोस्तों। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि दास प्रथा प्रकृति के अनुकूल है। दास प्रथा प्रकृति के अनुकूल है, इसका प्रभाव भी अरस्तु के ऊपर पड़ता है दोस्तों। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बारे में। नगर राज्य ही सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है। नगर राज्य के अंदर ही सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता पूर्ति करता है। अर्थात यूनानियों का मानना था कि नगर राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सामाजिक और राजनीतिक संगठन है, इसी में ही मनुष्य अपना संपूर्ण रूप से विकास करता है। समाज व्यक्ति से पहले है तथा समाज हित में व्यक्ति का हित त्यागा जा सकता है दोस्तों। नागरिक एक स्वतंत्र मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। नागरिकता जब मिलेगी किसी राज्य के अंदर, तभी तो मानव का स्वतंत्र रूप से विकास होगा दोस्तों। प्रकृति विज्ञान की दिशा में चल रही है, ये इन सभी बातों का प्रभाव अरस्तु के ऊपर। मानव का विकास समाज में रहकर ही उसका विकास हो सकता है। उसको नागरिकता देंगे तो ही उसका स्वतंत्र विकास हो सकता है, यह यूनानियों का मानना था। और उसका प्रभाव, यूनानियों का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ता है। प्रकृति विकास की दिशा में चल रही है, ऐसा यूनानियों का मानना था कि प्रकृति हमेशा विकास की ओर चलती है। वही बात अरस्तु करता है अपने विचारों के अंदर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखते हैं कि पिता का प्रभाव अरस्तु के ऊपर क्या पड़ा। यानी कि अरस्तु के जो पिता थे वो मैसेडोनिया के शासक के दरबार में क्या थे, राजवेद थे। तो जो राजवेद का जो कार्य था, जो चिकित्सक का कार्य था, उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी
था और पीढ़ी दर पीढ़ी राज दरबार में वो राजवेदों का कार्य करते थे। अरस्तु के पिताजी ने भी किया और अरस्तु स्वयं ने भी राजवेद का कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, तो अरस्तु का प्रभाव, पिताजी का प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ता है मुख्य रूप से। जैसे तो राजवेद, अर्थात राजवेद का मतलब एक वैज्ञानिक सोच, उसकी एक वैज्ञानिक सोच विकसित हो गई दोस्तों। जीव विज्ञान और वैज्ञानिक सोच, जीव विज्ञान, ठीक है। तो वैज्ञानिक सोच और जीव विज्ञान क्यों, कि वो राजवेद का एक तरह से चिकित्सा का ज्ञान हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी सोच वैज्ञानिक हो गई और उसके ऊपर जीव विज्ञान का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर मतलब चिकित्सा का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसका हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु की थी दोस्तों सोच थी, तो वो थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या थी दोस्तों? सॉरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण थी। इसीलिए अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसका प्रभाव अरस्तु के ऊपर उसके पिताजी का प्रभाव पड़ा था और मुख्य रूप से उनके पिताजी राजवेद होने के कारण, और राजवेद होने के कारण अरस्तु के विचार क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से वो सोचने लग गया था, राजनीतिक क्षेत्र में भी वैज्ञानिक तरीके से सोचने लग गया था। इसीलिए प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है दोस्तों। और इसी दृष्टिकोण के कारण ही, इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही उसने अन्य समाजों से राजनीति विज्ञान को अलग किया था, और इसीलिए राजनीति विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। पारिवारिक जीवन का बहुत उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उनका पारिवारिक जीवन क्या था? सुखमय जीवन था। पिताजी राजवेद थे, तो पैसे की, धन की कोई कमी थी, बढ़िया था। तो इसलिए वह प्लेटो का जो साम्यवाद था, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, दोनों का वह खंडन करता है और वो कहता है कि परिवार भी रखो, निजी संपत्ति भी रखो। ठीक है दोस्तों, तो ये उनका परिवार से संबंधित क्या था? परिवार से संबंधित विचारों पर उसका प्रभाव पड़ता है। राज दरबारों का वातावरण, अभी मैंने बताया कि उनके पिता जो थे, पिता कहाँ गए थे? मैसेडोनिया के शासक। ठीक है, मैसेडोनिया के शासक के पास दरबार में राजवेद का काम करते थे। और दोस्तों पिताजी करते थे, पिताजी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से अरस्तु स्वयं भी कहाँ जाता है? दो दरबारों में जाता है दोस्तों। एक तो हर्मियास के दरबार में जाता है, दूसरा फिलिप राजा के दरबार में। फिलिप राजा के दरबार में जाता है। और फिलिप राजा कहाँ का राजा था दोस्तों? मैसेडोनिया का ही, मैसेडोनिया का ही राजा था। ठीक है, और ये जो हर्मियास था, ये एथेंस के पास ही एक और राज्य नगर था, और जिसको कहते हैं कि एसास नगर। ठीक है, और उस एसास नगर में जो राज्य था उसका राजा हर्मियास था दोस्तों, हर्मियास। ठीक है दोस्तों, जब अरस्तु भी हर्मियास के दरबार में जाता है तो हर्मियास ने अपनी भांजी का विवाह अरस्तु से कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो हर्मियास के दरबार से भी, यानी कि राज दरबारों का प्रभाव पड़ रहा है, तो अरस्तु के ऊपर सबसे पहले मैसेडोनिया के शासकों का प्रभाव पड़ा। मैसेडोनिया के राज दरबारों का प्रभाव पड़ता है पिताजी के शासनकाल में। ठीक है, पिताजी के समय जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तु स्वयं हर्मियास के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, वहाँ के राज दरबारों का प्रभाव पड़ता है। फिर दोबारा से मैसेडोनिया के दरबार में जाते हैं, और मैसेडोनिया का जो शासक था वो कौन था? फिलिप राजा। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलिप राजा के दरबार में जाते हैं, और वो जो फिलिप राजा था, फिलिप राजा ने अरस्तु को कहा कि तू मेरे बेटे सिकंदर को शिक्षा दे। तो मेरे दोस्तों अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने राजा महाराजाओं के दरबार में जब अरस्तु रहा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव राज दरबारों के वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव,
हर व्यक्ति के ऊपर अपनी वर्तमान और तत्कालीन और समसामयिक घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हमारे दिमाग की जो फिलॉसफी है वो हमारी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के अकॉर्डिंग है। वर्तमान जो राजनीति चल रही है, वर्तमान जो सामाजिक चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी फिलॉसफी है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अरस्तु के समय वहाँ में यूनान जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वहाँ पर भी राजनीतिक अस्थिरता थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी प्लेटो के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपना विचार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि अरस्तु के ऊपर कौन कौन सी विचारधाराओं का किस किस का प्रभाव पड़ता है। प्लेटो का प्रभाव पड़ता है, उसके पिताजी का प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का प्रभाव पड़ता है। ये हमने देखा दोस्तों। ठीक है, आगे चर्चा कल करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे दोस्तों।